नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करेंगे। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी। संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा संभव है। अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे सीएम योगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होगी। देखिए, 2 विजय हासिल हुई है, विधानसभा चुनाव हो, विधान परिषद चुनाव हो। जिस तरीके से 36 में से 33 और वहीं सरकार बनाने में कामयाबी के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर अब चर्चा होगी। क्योंकि देखिए, अभी स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं और अब क्योंकि उनके पास में मंत्री पद है, जल शक्ति मंत्रालय उसके पास में है, योगी कैबिनेट का वो हिस्सा है। ऐसे में अब संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा होगी। जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक सभी शीर्ष नेतृत्व के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होगी और चर्चा इस बात को लेकर है कि संगठन में होने वाले बदलाव को लेकर इसमें चर्चा होने वाली है। संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा संभव है। और देखिए, अगले हफ्ते दिल्ली आएंगे सीएम योगी। दिल्ली आने का उनका कार्यक्रम रहेगा। उत्तर प्रदेश को बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। इसके अलावा संगठन में भी कुछ और बदलाव हो सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा इस बात को लेकर है कि संगठन में बदलाव होगा। नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी। कुछ लोगों को जिम्मेदारियां मिलेगी, कुछ लोगों को संगठन में सेटल किया जाएगा। पीयूष तिवारी मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए। पीयूष, अगले हफ्ते सीएम योगी का आगमन होगा दिल्ली में। उनके आगमन को लेकर क्या कुछ खास जानकारी है? जिस संगठन में बदलाव का जिक्र हो रहा है, संगठन में वो कौन कौन से बदलाव संभव है, कौन कौन से वो चेहरे हैं जिनको संगठन में एडजस्ट किया जाएगा, इसको लेकर कोई खास जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए, सीएम योगी का शपथ ग्रहण के बाद दूसरा दौरा दिल्ली का होगा। अगले हफ्ते वो दिल्ली दौरे पे आएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीएल संतोष, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनसे ये मुलाकात हो सकती है। और संगठन में जो बदलाव के चर्चाएं कई दिनों से चल रही है चुनाव के बाद से, उसको लेकर चर्चा हो सकती है। क्योंकि पिछली बार जब सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम के साथ आए थे तो तमाम नेताओं से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई, लेकिन शिष्टाचार मुलाकात थी। लेकिन अब की बार सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर आएंगे अगले हफ्ते, तो निश्चित है कि संसदीय बोर्ड के सदस्य बनाने की जो चर्चाएं चल रही थी उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, उन विषयों पर चर्चा हो सकती है। संगठन में एक बड़े बदलाव की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है। बड़े नेताओं का जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं उनका मानना है। तो इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा काफी अहम हो जाएगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 5 साल का खाका तैयार करना है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के विकास को गति दिया जा सके, सुचारू रूप से सरकार चलाई जा सके। अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके विकास कार्यों को गति देना है। इस संदर्भ में भी कहीं ना कहीं जो केंद्रीय मंत्री हैं तमाम, उनसे भी सीएम ठीक है पीयूष, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और आज कानपुर शहर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक रहेंगे। दोपहर के 2 बजे पुलिस लाइन में उतरेंगे डिप्टी सीएम। साकेत नगर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर उनका कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। आज कानपुर शहर में रहेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। दोपहर 2 बजे पुलिस लाइन में उतरेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। साकेत नगर में डॉक्टर अंबेडकर जयंती पर जो कार्यक्रम आयोजित है उसमें वो शिरकत करेंगे और कानपुर शहर में ये तमाम कार्यक्रम रहेंगे जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। कानपुर शहर में आज वो रहने वाले हैं। और कल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की अहम बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलाहकार परिषद होंगे शामिल, रणनीतिक समिति के सदस्य भी शामिल होंगे। कल सुबह 10:30 बजे कोरोना के बढ़ते मामले पर मंथन होगा। कल सुबह 10:30 बजे कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी मंथन होगा। कोरोना के बाद एक तरफ जहां जिंदगी पटरी पर वापस लौट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा में 24 घंटे में 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 15 नए स्कूली छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिले में अब तक 38 छात्रों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। करीब 6 निजी स्कूलों के छात्रों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 121 हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 44 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। नोएडा में पिछले 4 दिनों से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। निशांत शर्मा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। निशांत, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर लगातार देख रहे हैं कि बच्चे कोरोना पाए जा रहे हैं
और आंकड़ा लगभग 40 अब इन बच्चों का हो चुका है। इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं इन स्कूल्स के लिए? देखिए, मेरी चिकित्सा अधिकारियों से भी बात हुई थी। चिकित्सा अधिकारियों का साफ कहना है कि लगातार जो अभिभावक हैं, बच्चे हैं, हम खुद स्कूलों में जा रहे हैं, उनको खुद एडवाइस अपनी तरफ से जारी कर रहे हैं। उनको यही कहा जा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करिए, कोविड का नियमों का पालन करिए। वहीं स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। लगभग 6 स्कूलों में लगातार केस सामने आए हैं। जो आपकी जो संख्या देखी गई है, जो 24 घंटे के अंदर 15 छात्र नए आए हैं। कुल जो संख्या है वो 121 का आंकड़ा गौतम बुद्ध नगर में हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो चिकित्सा विभाग है और जो शिक्षा विभाग के द्वारा एडवाइस लगातार जारी की गई है कि स्कूल में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन कराया जाए। और जिस तरीके से लगातार आंकड़े आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बड़ी संकट का विषय बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जो कोविड प्रोटोकॉल जो पॉजिटिव केस जो है लगातार केस सामने आ रहे हैं, उसकी लगातार पुष्टि सामने आ रही है। और जिस तरीके से देखा जा रहा है गौतम बुद्ध नगर के अंदर 4 दिन से लगातार कोविड प्रोटोकॉल के केस सामने बढ़ रहे हैं। अच्छा निशांत, आंकड़े क्योंकि लगातार बढ़ रहे हैं तो जो ये निजी स्कूल्स हैं इनकी अपनी तरफ से कोई डिमांड, कोई मांग ये लोग प्रशासनिक स्तर के अधिकारियों के समक्ष रख रहे हों? देखिए, इसमें अगर जो देखा जाए, जिस तरीके से कहा जा रहा है चिकित्सा विभाग अपनी तरह से पूरी तैयारियां कर रहा है, वहीं नोएडा अथॉरिटी भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है। कहना है कि छिड़काव अब जिस तरीके से जो फर्स्ट कोविड प्रोटोकॉल की सीरीज चली थी उस दौरान में जिस तरीके से नियमों का पालन कराया गया था, उसी तरीके से अब चिकित्सा विभाग अपना आश्वासन दे रहा है। अभिभावकों को भी एडवाइस दी जा रही है। अभिभावक भी डरे हुए हैं, दहशत में है। लगातार जो कहीं ना कहीं जो कोविड की पुष्टि हो रही है, तो उसी को लेकर लगातार जो है लगातार स्कूलों के अंदर जिस तरीके से 6 स्कूलों के अंदर कोविड केस के लगातार संख्या बढ़ रही है। 6 स्कूलों के अंदर 15 बच्चों की पुष्टि आई है अभी 24 घंटे के अंदर। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है अब तक 38 बच्चे कोविड जो छात्र हैं 38 छात्र कोविड की पुष्टि हो चुकी है पूरे जिले में। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर जो बच्चे हैं, अभिभावक हैं, वो डरे हुए हैं। और वहीं जो स्वास्थ्य विभाग है अपनी एडवाइजरी लगातार जारी कर रहा है। चलिए, शुक्रिया निशांत आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। स्वास्थ्य विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है निजी स्कूलों के लिए कि बच्चों को कोविड से बचाया जाए और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फिर से वही है 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर आ रही, कोरोना जांच निजी अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए चिकित्सा शुल्क तय हुआ। तय शुल्क से ज्यादा वसूलने पर कार्रवाई होगी। ज्यादा शुल्क वसूलने पर महामारी अधिनियम के तहत दरअसल कार्रवाई होगी। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये निर्देश दिए। अमित मोहन प्रसाद की तरफ से ये आदेश दिए जा चुके हैं कि कोरोना जांच में अगर तय शुल्क से ज्यादा वसूला जाता है तो फिर कार्रवाई होगी। और यूपी के मऊ में बेखौफ बदमाशों का आतंक। घर में घुसकर मां और बेटे को गोली मार दी। दोनों को ही घायल जो थे अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मधुबन थाना क्षेत्र के आदमपुर गांव की घटना है। टड़वा गांव की लड़की है, हमारा लड़का प्यार कर रहा है अभिषेक नाम का, अंशु नाम की लड़की है। अब वो शादी करने के पहले खुशी राजी था, अब बाद में इनकार कर दिया कि हम शादी नहीं करेंगे। तो वो लड़का कहा कि हमारा जो है वो दे दो, अपना खुशी राजी से जहाँ जाना चाहते हैं चले जाओ। क्या दिया था आपका लड़का? हमारा लड़का का बोला है कि हम 20,000 रुपये दिए हैं, एक मोबाइल दिए हैं, एक मंगलसूत्र है, एक पायल है, एक कान में का है। ये कहा कि हमारा सामान दीजिए। तो वो कह रहे कि नहीं देंगे, अब हम तुम्हारे से शादी नहीं करेंगे। और ये घटना घटवाई है अपना भाई से अपना मामा को भेजकर। ये मधुबन के बहरामपुर गांव का मामला है। इसमें रात में लगभग 1 बजे की ये घटना है। और इसमें ये बात पता चली है कि लड़का की एक लड़की के साथ में पीछे भी एक मंदिर में शादी हुई थी और दोनों कुछ दिनों से अलग रह रहे थे। लड़की मायके में रह रही थी और ये अपने घर में रह रहा था। उनका पिछले कुछ दिनों से लगातार विवाद हो रहा था। उसी बात को लेकर के उनका आरोप है कि लड़की के घर वालों के पक्ष ने आकर के रात में झगड़ा किया है और उसी में फायरिंग किया है, उसमें उसको चोट लगी है। उनके द्वारा जो एप्लीकेशन दिया जा रहा है उसमें जो उसकी पत्नी है जिसके साथ में उसने पहले विवाह किया था, उसके घर वालों को नामजद किया जा रहा है। उनकी स्थिति अभी डॉक्टर से बात करने के बाद सामान्य पता चली। फिर भी डॉक्टर्स उनके इलाज के लिए जो भी
चीज़ें उनको देख रहे हैं। एफआईआर दर्ज की जा रही है और जो भी दोषी है, जो लड़की के घर वाले नामित किए जा रहे हैं, उनको पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कितने लोगों को गोली मारी गई, कितने लोग? इसमें जो बताया गया है कि जो माँ है उसकी वो चोटिल है, परंतु उनकी स्थिति बहुत सामान्य है, उनको चोट ज़्यादा नहीं लगी है। जो लड़का है उसको चोट अधिक है, फिर भी डॉक्टरों ने कहा है कि उसकी भी स्थिति प्रदीप मेरे साथ मेरा सहयोगी है। प्रदीप, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे, मामले में क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? ऐसा है कि ये दो लोगों की शादी हुई थी। लड़के ने अपने मर्जी से लड़की से शादी की थी जी। और उसके परिवार वाले आर्मी में थी। तो ये प्रकरण लंबा चल रहा था। फिर लड़की वापस चली गई थी अपने मायके। हाँ। बीच में विवाद हुआ कि संबंध दोनों टूट गए। लड़की फिर परिवार में आना नहीं चाहती थी, लड़के के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर दिया। उसमें जो उन्होंने अंगूठी माला दिए थे वो मांगना लड़के वालों ने शुरू कर दिया। अब विवाद इतना लंबा हुआ कि बीच में कल अचानक रात में 1 बजे अज्ञात बदमाशों ने इसके घर में, लड़के वाले के घर में घुस करके फायरिंग कर दी, जिसमें मां को भी गोली लगी और लड़के को भी गोली लगी। दोनों को जिला अस्पताल में फिलहाल मऊ भर्ती कराया गया है और मामले की जांच पुलिस कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका। फिलहाल खबर बरेली से है। नगर निगम में 50 लाख का फर्जी चेक बाउंस हो गया। निगम प्रशासन में हड़कंप मच गया। इसके बाद 31 मार्च के बाद लगातार टैक्स पेयर्स के चेक बाउंस हो रहे हैं। दिए हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 के टैक्स 65 करोड़ वसूली हुई थी। एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है नगर निगम। अयाज मेरे साथ में सहयोगी। अयाज, कार्रवाई करने की अब पूरी तैयारी कर चुका है नगर निगम बरेली, तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा चुका है। क्या कुछ कार्रवाई इनके खिलाफ में रहेगी? क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, बरेली नगर निगम का ये मामला है। ये जो हाउस टैक्स हो गए और जितनी भी टैक्स की वसूली होती है नगर निगम तो करता है। इस बार लगभग 65 करोड़ रुपए वसूली हुई थी। उसमें जो है 50 लाख रुपए फर्जी चेक पाए गए हैं। अब जांच करने पे तो उसमें अब नगर निगम जांच कर रहा है, उन्हें चिन्हित कर रहा है किस किससे फर्जी चेक आए हैं और जो जिनके भी नाम आते हैं उन पर एफआईआर दर्ज होगी और आगे की कार्रवाई उन पे होगी। फिलहाल नगर निगम वो तैयारी कर रहा है और वो जांच कर रहा है कौन कौन लोग उसमें शामिल हैं जिन लोगों ने फर्जी चेक दिए हैं। एक बड़ी मामला है जिसको लेकर नगर निगम की भी संदिग्ध घेरे में है। कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है लापरवाही अब तक बढ़ती भी तो अब आगे करीब 3-4 महीने बाद इसकी जानकारी लगती है, इससे पहले क्यों नहीं लगी गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है नगर निगम के कर्मचारियों के भी कि 50 लाख रुपए का फर्जी चेक अब आ जाना और उसकी अब रिकवरी होगी, क्या होगा, कैसे क्या होगा, ये तो आगे की कार्रवाई के बाद ही फिलहाल नगर निगम के कर्मचारी जांच में जुटे हैं कौन कौन लोग इसमें शामिल था, कितने लोग उसमें जो 50 लाख रुपए का इसमें घोटाला कहें या जो भी कहें, आगे की कार्रवाई के बाद ही पता लगेगा। चलिए, शुक्रिया। फिलहाल और अलीगंज पुलिस के हत्थे आईपीएल के 4 सट्टेबाज चढ़े हैं। सटोरियों के कब्जे से कार, लैपटॉप, मोबाइल फोन जब्त हुए हैं। सटोरियों के पास से 4100 रुपए भी बरामद हुए। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, दरोगा परवेज अहमद ने गिरफ्तार किया। अलीगंज थाना क्षेत्र के पुरनिया से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। तो देखिए, आईपीएल जैसे ही शुरू होता है उस दौरान में सट्टेबाजी भी खूब अव्वल दर्जे में चलती नजर आती है। अब अलीगंज पुलिस के हत्थे चढ़े आईपीएल के 4 सट्टेबाज, इनके पास से मोबाइल फोन, इनके पास से टीवी स्क्रीन और लैपटॉप, मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इनके पास से 4100 रुपए भी बरामद हुए। थाना प्रभारी धर्मेंद्र सिंह, दरोगा परवेज अहमद ने गिरफ्तारियां की हैं। 4 सटोरिया गिरफ्तार हुए। और बरेली पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में डिप्टी सीएम पहुंचे, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। ये तस्वीरें उस दौरान आपके सामने की हैं। देखिए, आज बाबा साहेब की 131वीं जयंती है और इस मौके पर पूरे प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर पार्क में पहुंचकर डिप्टी सीएम ने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और गोरखपुर में आरटीओ रजिस्ट्री विभाग के भ्रष्टाचार के मामले होमगार्ड समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस की 2 टीमें लगी हुई हैं। रजिस्ट्री महकमे में बिचौलिए का काम करने वाले गुलरेहा के जंगल एकला निवासी विजय मिश्रा और देवरिया के मैल निवासी अशोक उपाध्याय को कैंट पुलिस ने धर दबोचा। वहीं आरटीओ से बेलघाट के बेली खुर्द निवासी होमगार्ड अर्जुन को शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि डीएम विजय किरण आनंद की गोपनीय जांच में भ्रष्टाचार और मनमानी वसूली की पुष्टि हुई थी।
अवगत हैं कि जब ये गोपनीय जांच कराई गई थी उसके पश्चात जितने भी लोग संलिप्त थे उनके खिलाफ प्राथमिकता दर्ज कराई गई थी और उसके पश्चात पुलिस द्वारा लगातार उनके यहाँ दबिश दी जा रही है, गिरफ्तारियां की जा रही हैं और शेष जो अभी बचे हुए हैं उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। विवेचना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। जो भी षड्यंत्र था, जितने भी लोग इसमें संलिप्त हैं, सभी को विवेचना में आच्छादित किया जाएगा और कड़ी विवेचना होगी, अच्छे विवेचना होगी और जितने भी लोग हैं उसमें सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, इसमें ये मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। एक रजिस्ट्री ऑफिस में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके विरुद्ध दर्ज करवाया गया है तहसीलदार महोदय के द्वारा, और एक आरटीओ कार्यालय में जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसके खिलाफ दर्ज करवाया गया है। दोनों प्रकरणों में अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और दोनों ही विवेचनाएं संबंधित क्षेत्राधिकारी महोदय द्वारा की जा रही हैं और इसमें आगे साक्ष्य संकलन कर जो अन्य लोग इस पूरे प्रकरण में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध आगे कार्रवाई। हरिंद्र दुबे हमारे साथ, हमारे संवाददाता हैं गोरखपुर से। हरिंद्र, जरा पूरी जानकारी चाहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ डीएम तो सख्त हैं, लेकिन सवाल ये भी कि ये भ्रष्टाचार आखिरकार यहाँ हुआ क्यों? देखिए, डीएम अब जाकर के सख्त हुए हैं। हम बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि डीएम लगातार 1.5 साल से यहाँ पर विराजमान है, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार थी तो उसमें डीएम निरंकुश दिखे। तभी अगर इस तरह कार्रवाई किए होते तो आज भ्रष्टाचार का मामला दोबारा उजागर नहीं होता। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। दोबारा सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब लखनऊ में एक्शन में आए थे, अधिकारियों के अंदर भी हड़कंप मच गई और गोरखपुर के खास तौर से अधिकारियों ने अपनी हनक दिखाते हुए इस तरह की कार्रवाई की है रजिस्ट्री विभाग में और आरटीओ विभाग में। तो खास तौर से जहां तक 12 लोगों को भ्रष्टाचार के खिलाफ संलिप्त किया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है और जांच जो है कि उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी स्तर पर कराया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार का पुख्ता जड़ से खत्म करने का जो मुहिम है, ये मुहिम सार्थक होते नजर आ रही है। खासतौर से इसी तरह का मुहिम आगे भी चलता रहेगा। जिलाधिकारी का कहना है कि इसी तरह से मुहिम आगे भी चलाते रहेंगे और जिस विभाग में इस तरह का भ्रष्टाचार मिलेगा उन पर सख्त कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके रिकवरी की कार्रवाई भी की जाएगी। तो खास तौर से इस तरह का कार्रवाई बहुत ये महत्वपूर्ण थी और आगे भी इस तरह का कार्रवाई लोगों को करके क्लीन स्वीप उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को करने का जो मुहिम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कि उत्तर प्रदेश को अब उत्तम प्रदेश बनाएंगे, तो उत्तम प्रदेश वाकई बनते हुए नजर आ रहा है। शुक्रिया हरेंद्र आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। आरटीओ और रजिस्ट्री दफ्तर में दरअसल करप्शन चल रहा था। पुख्ता सबूत के आधार पर 12 के खिलाफ अभी तक मामला दर्ज हो चुका है। वहीं कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के असलाह नवीनीकरण का मामला। शहर में तैनात रहे 26 अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी। 7 अफसर रिटायर हो चुके हैं, जिनसे भी सवाल जवाब हो रहा है। संतोषजनक जवाब न होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। शासन स्तर के अफसरों को नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 7 अफसर रिटायर हो चुके हैं, 26 से दरअसल पूछताछ चल रही है। सवाल जवाब उन रिटायर ऑफिसर से भी होगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। शासन स्तर के अफसरों को नोटिस जारी किया गया है, कारण बताओ नोटिस का जवाब देना होगा। संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर कार्रवाई भी झेलनी होगी। गैंगस्टर विकास दुबे के असला नवीनीकरण का ये पूरा मामला है, जिस मामले में दरअसल अब तक भी लगातार पूछताछ चल रही है। हालांकि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है और उसके बाद और उससे पहले जो तमाम जांचें चल रही थी उसी में ही ये जो अधिकारी हैं वो भी घिरे हुए हैं। सूरज पांडे हमारे साथ हैं। सूरज, कार्रवाई होगी और अभी पूछताछ लगातार चल रही है, जवाब देना होगा, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये विकास दुबे हत्याकांड के मामले में ये पूरी जांच जो लगातार थी, एसआईटी की जांच चल रही थी। ऐसे में 26 ऐसे अधिकारियों को चिन्हित किया गया है जिनके समय में विकास दुबे के खिलाफ जो लाइसेंस थे उसके असलहे के वो लगातार रिन्यू होते रहे। ऐसे में एसडीएम बिल्हौर के साथ साथ कानपुर के जो जिला अधिकारी रहे हैं और जो संबंधित अधिकारी रहे हैं उनकी सबकी जांच के लिए 26 लोगों को चिन्हित किया गया है। वहीं ये जांच प्रक्रिया जो है वो पूरी लगातार जारी है। ऐसे में कहीं न कहीं से इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई की आशंका भी जताई जा रही है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए सूरज। शहर में तैनात रहे 26 अफसरों को कारण बताओ नोटिस दरअसल जारी हुआ है और जैसा बता रहे थे सूरज की मामले में एसआईटी जांच लगातार चल रही है और ऐसे में अभी अधिकारियों से भी पूछताछ चल रही है।
असलहा नवीनीकरण के मामले में आगे बढ़ेंगे। प्रतापगढ़ में दबंगों के हौसले बुलंद है। परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की दबंगई देखिए। बीच सड़क पर दबंगों ने छात्रों की जमकर पिटाई की, लाठीचार्ज उन पर कर दिया। बागरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की दबंगों ने जबरदस्त तरीके से पिटाई की। सरे रहा उनको रोककर देखिए कैसे यहाँ पर दबंग अपनी दबंगई दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर दबंगों ने छात्रों की जमकर पिटाई की, उन पर लाठीचार्ज किया। बागरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। अमरोहा में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, जमकर चले लाठी और डंडे, फायरिंग भी हुई। यहां पर अमरोहा का ये पूरा मामला है। हमें दो युवकों को गोली भी लगी और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। जमकर लाठी और डंडे चले, खूब फायरिंग भी हुई। दो युवकों को गोली लगी है, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और वहीं खबर हमीरपुर जिले की है, जहां पर दो लूट की घटना घटी है और पुलिस ने इन दोनों घटना को खुलासा कर दिया। पुलिस ने 3 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से 8 लाख रुपए कीमत का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों को जेल भेज दिया। आज 3 अभियुक्त पकड़े गए। प्रदीप उर्फ अजय उर्फ महाकाल और दुर्गेश। इनके ऊपर पूर्व से 15,000 रुपए का इनाम घोषित था और एक ज्वेलर्स ब्रजेश सोनी, 3 गिरफ्तार हुए। इनसे विगत जून माह में सिसोलर थाने में हुई लूट की का माल व बिवार थाने में 7 और 8 अप्रैल को हुई लूट का माल बरामद हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में सोने और चांदी के आभूषण व एक अमेज गाड़ी बरामद हुई। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि इस गैंग में कुल 7 व्यक्ति थे, जिसमें से 4 बांदा के निवासी थे, 2 पूर्व में जेल जा चुके हैं। आज ये 3 लोग गिरफ्तार होकर जा रहे हैं और आमिर और करिया जो बांदा के रहने वाले हैं, उनकी गिरफ्तारी शेष है। उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है और साथ ही इनके अभी तक के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी कर तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और संपूर्ण टीम को इस हेतु सम्मानित किया गया है और इनाम की राशि उनको प्रदान किया। आज कुशीनगर में तेज रफ्तार का कहर देखिए। ट्रैक्टर ट्रॉली ने 1.5 साल की मासूम को रोन डाला। इलाज के दौरान उस मासूम की मौत हो गई। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोका। पुलिस और ग्रामीणों के बीच खूब झड़प भी हुई है। ग्रामीणों ने पुलिस पर परिजनों को पीटने का आरोप लगाया है। परिजनों ने विधायक विवेकानंद पांडे से भी मुलाकात की। खड्डा थाना क्षेत्र के करदह गांव की ये पूरा मामला है। और फिलहाल ले रहे इजाजत, नमस्कार।